नमस्कार। बदलते मौसम की गर्माहट के साथ स्वागत आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं डीडी बिहार का मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान, और आज का बिहार बिहान मेरे साथ यानी आपकी अपनी होस्ट निहारिका के साथ। प्रकृति को देखिएगा ना, तो प्रकृति की हर चीज़ों में कुछ ना कुछ बड़ा अद्भुत है। जब हम इसे निहारते हैं, देखते हैं, तो हर चीज़ों में कुछ ना कुछ उद्देश्य दिखता है, बड़ी खूबसूरती दिखती है। अब चाहे वो हरे भरे वृक्ष हों या फिर कल कल करती नदियाँ हों, सुंदर खिले हुए फूल हों, हमें आकर्षित करते हैं। पर अगर मैं जंगल की ओर से कहूँगी तो मैं आपसे कहूँगी कि एक भय जंगल को सता रहा है, शहर धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। तो जंगल का जो ये डर है ना, वो बहुत कुछ कहता है हम सभी से, मानव से। और इस ख़ास बातचीत में आज कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं। हमारा जो ये रिश्ता वनों के साथ, हमारा जो ये रिश्ता हमारे पर्यावरण के साथ। पर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, सकारात्मक शुरुआत करेंगे, सकारात्मक बातों से। हमारे कार्यक्रम की महत्ता को बढ़ाता हुआ हमारा पहला सेगमेंट होता है अनमोल वचन। ऐसे सकारात्मक कथन जो सुबह सुबह हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं और देखते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो, उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। आज के कार्यक्रम में हम वनों से जुड़ी हुई बातें करेंगे, देखेंगे कि जो बातें, जो मनोभाव जंगल के हैं, कितनी सच्चाई है और हम क्या करें उसके लिए। इसके लिए हमारे साथ हैं भारतीय वन सेवा के 2001 बैच के अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह जी। आपको बताऊं कि आप वर्तमान में निदेशक हैं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण वन विभाग के, और साथ ही आप मेंबर सेक्रेटरी हैं वेटलैंड सोसाइटी बिहार के। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर आपका। नमस्कार मैम, और डीडी बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जो बातें हमारी शुरू होगी, मैं शुरुआत करूंगी आर्द्र भूमि से जुड़ी हुई, और इसलिए करूंगी क्योंकि 2 फरवरी को हमने मनाया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो जो सबसे पहला सवाल मेरे मन में आ रहा है, और चूँकि आप मेंबर सेक्रेटरी भी हैं, आर्द्र भूमि से भी आप जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहूँगी कि क्या होता है इसका तात्पर्य, आर्द्र भूमि क्या है, किसे हम कहते हैं वेटलैंड। वर्ष 2017 में भारत सरकार ने आर्द्र भूमि के जो वेटलैंड रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको जारी किया था। अच्छा। और इन रूल्स के अंतर्गत जो है वो आर्द्र भूमि की परिभाषा दी गई है। लेकिन जो जन सामान्य के लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक रूप से जो वर्षा का पानी आकर के ठहरता हो और लंबे समय तक ठहरता हो, ताकि उस एरिया की जो इकोलॉजी है वो एक्वेटिक इकोलॉजी के रूप में कन्वर्ट हो जाए। वहाँ पर जो पाए जाने वाले वन्य प्राणी हैं, वहाँ पर पाई जाने वाली जो वनस्पति है वो बेसिकली एक्वेटिक वनस्पतियाँ जो हैं वहाँ पर उगने लगें, लंबे समय तक वहाँ पर पानी ठहरता हो और एक पानी का निकास हो, ताकि एक सर्टेन लेवल से ऊपर जो है वो पानी ना जा पाए। लेकिन आर्द्र भूमियों में जो हमारे वाटर चैनल्स हैं, जो हमारी नदियाँ हैं, वो शामिल नहीं होती हैं। तो हम लोग मोटे टर्म्स में कह सकते हैं कि जो हमारे जितने भी तालाब हैं, जितने भी हमारे पोखर हैं, चौर हैं, वो सारे वेटलैंड की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम इसकी उपयोगिता की बात करें तो हमारे मानव जीवन के लिए क्या संबंध दिखता है इनका, आर्द्र भूमि का, और इसकी उपयोगिता की अगर हम जिक्र करना चाहें, क्या बताना चाहेंगे? वेटलैंड इकोलॉजी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट अवयव हैं जो बेसिकली इकोलॉजी को बैलेंस करते हैं। आप देखते होंगे कि आजकल जो है वो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो एक सामान्य से जो स्तर से बढ़ना चाहिए उस स्तर से कहीं ज़्यादा दर से जो है वो बढ़ रहा है। और हमारा ये कंसर्न है कि निकट आने वाले भविष्य में जो है वो बहुत तेज़ी से जो है तापमान में वृद्धि होगी, और उसके कारण जो है वो जो हमारी वनस्पतियां हैं, जो हमारे जंगल क्षेत्र हैं, वो प्रभावित होंगे, और उसका प्रभाव जो है वो मानव जीवन पर पड़ना भी स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो ये वेटलैंड जो है वो एक कुशन का काम करते हैं। अच्छा। जो बेसिकली बैलेंस करते हैं
ये जो कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करते हैं, मतलब कार्बन को जो है इकट्ठा करते हैं, और वो वनस्पतियों के फॉर्म में या जो उसमें पाई जाने वाली प्रजातियां रहती हैं उनके फॉर्म में जो वो कार्बन इकट्ठा हो जाता है, और जिसके कारण जो है तापमान में फिर वृद्धि जो है रुक जाती है। तो ये कुशन का काम करते हैं हमारी क्लाइमेट चेंज को, हमारे तापमान को जो है वो नियंत्रित करने में। बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कार्यक्रम में कहा कि जब हम प्रकृति को देखते हैं तो हर चीज़ में कुछ न कुछ उद्देश्य निहित है, और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को सही रखने में हर एस्पेक्ट की अपनी एक भूमिका है। जैसा कि आपने बताया, आर्द्र भूमि के बारे में भी बताया। क्या परेशानियां अभी फ़िलहाल दिखती हैं? अगर हम आर्द्र भूमि आज मना रहे हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, तो कैसी समस्याएं दिख रही हैं, और क्या ये आर्द्र भूमि खत्म होते जा रहे हैं? परेशानी क्या आ रही है? बिहार राज्य जो है वो अगर जल के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो बहुत समृद्ध राज्य है। हमारे यहाँ पानी की ऐसी कोई कमी नहीं है। हमारे राज्य में अभी 4000 से ज़्यादा वेटलैंड हैं जो हम लोगों ने नोटिफाई किए हैं, चिन्हित किए गए हैं। और इनमें से जो है वो करीब 133 वेटलैंड ऐसे हैं जो 100 हेक्टेयर से ऊपर हैं। तो अभी हम लोग जो है जो 100 हेक्टेयर से ऊपर वाले वेटलैंड हैं उन पर कंसंट्रेट करें, क्योंकि ये हमारे मेजर वेटलैंड्स हैं। जहाँ तक समस्याओं की बात है, वेटलैंड जो हमारे मेजर वेटलैंड्स हैं जहाँ पर हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं, वहाँ पर जो है वो इन वेटलैंड्स के इनलेट आउटलेट में पानी के आने और पानी के निकलने में जो है वो बाधा है। उनके वाटर चैनल्स में या उनका जो पानी का निकास है उसमें जो है वो समस्याएं हैं। कहीं ना कहीं ज़्यादातर वेटलैंड्स जो है वो अतिक्रमण से प्रभावित हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड के बहुत निकट हैं। तो एग्रीकल्चर से या दूसरी तरह से जो है वो इनमें एनक्रोचमेंट किया करने की संभावना बनी रहती है। उसके अलावा कुछ वेटलैंड्स में जो है वो वीड की समस्याएं हैं, खरपतवार जो है वो उग गए हैं। तो अपने वो खरपतवार इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि जो सामान्य रूप से पाई जाने वाली प्रजातियां हैं उनको जो है वो कवर कर लेते हैं, और जो नेचुरल रूप से जो लाभकारी प्रजातियां उगनी चाहिए वो ना उग करके जो है केवल खरपतवार जो है एक सीमा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अतिक्रमण होना, खरपतवारों की समस्या, लैंड का मैनेजमेंट जो है वो इन वेटलैंड्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट इशू है। उसके अलावा कहीं ना कहीं चूँकि पानी रहता है तो मछलियाँ उगाना और जो एक्वेटिक कल्चर है वो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो कम्युनिटी का जो है वो इंगेजमेंट रहता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग तो वेटलैंड को मैनेज करना चाहते हैं कि वो वन्य प्राणी के दृष्टिकोण से मैनेज हो, लेकिन लोकल कम्युनिटी का जो है वो उसमें मछली पालन करना एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो केवल ऑब्जेक्टिव जो है वो केवल मछली पालने के लिए नहीं रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो है एक बड़ा ऑब्जेक्ट से, बड़े उद्देश्य के कारण से जो है इन वेटलैंड्स का मैनेजमेंट होना चाहिए। मैं इसी और जाना चाह रही थी, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जो आम जनता है उनकी भी सहभागिता होती है और मछली पालन जैसे कार्य भी इसमें किए जाते हैं। तो जो वेटलैंड की सुरक्षा की अगर हम बात करें और इनके मैनेजमेंट की बात करें, तो आम जनता की क्या भूमिका आती है और किस तरह का व्यवहार अपेक्षित है आम जनता से? मैं जानना चाह रही थी आपसे। जहाँ तक जंगल की या वेटलैंड्स के मैनेजमेंट की बात है, तो ये तो मानना है कि बिना कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के इन आर्द्र भूमियों को लंबे समय के लिए अच्छे तरह से जो है वो मैनेज नहीं किया जा सकता। बिना कम्युनिटी को इन्वॉल्व किए जिस उद्देश्य से इन वेटलैंड्स का हम लोग मैनेजमेंट चाहते हैं वो संभव नहीं है। तो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत हद तक चाहिए ही, वो बेसिकली उसके बिना जो है वो मैनेजमेंट संभव नहीं है। और ज़्यादातर कम्युनिटियाँ चूँकि निकट में रहती हैं इन वेटलैंड से, और इन वेटलैंड से जो है वो कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव इनको क्षतिग्रस्त करना रहता है या इन वेटलैंड्स को नुकसान पहुंचाना रहता है। वो लोग भी जो है उनका उद्देश्य भी जो है वेटलैंड को बचाना और लंबे समय तक इसके साथ जुड़े रहना का ही उद्देश्य उनका भी रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट है, वो वेटलैंड्स को बचाना नहीं चाहते हैं, लेकिन यही है कि उनका ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो कहीं ना कहीं मछली पालन उनके लिए प्रायोरिटी रहता है, क्योंकि वो इनकम जनरेशन का उनका साधन बनता है। तो उनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो रहती है कि वो मछली पालन उसमें ज़्यादा संख्या में किया जाए। विभाग चाहता है कि उसको एक बड़े दृष्टिकोण से, बड़े ऑब्जेक्टिव से जो है उनका मैनेजमेंट किया जाए, ताकि लॉन्ग टर्म में उनसे मिलने वाले जो लाभ हैं
वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी जो मिल सके। यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में जो इसकी भूमिका है जी, वो सही तरीके से उसका फायदा पूरी मानव जाति ले सके जी। इस उद्देश्य के साथ वेटलैंड सोसाइटी काम कर रही है। तो स्थापना कब हुई वेटलैंड सोसाइटी की, और अब तक का जो कार्य की जो प्रगति है वो क्या रही है? जब 2017 में बिहार वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स आए, उसके बाद प्रत्येक स्टेट को ये मैंडेट दिया गया था कि आप जो है अपने स्टेट में एक वेटलैंड सोसाइटी का गठन करें, वेटलैंड प्राधिकार का गठन करें। बेसिकली हम इसको बिहार स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बोलते हैं। ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इसकी कार्यकारिणी में बेसिकली जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर रहते हैं वो अध्यक्ष होते हैं जी। और उसके अलावा जो डिफरेंट स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे वाटर डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये सभी जो हैं वो उसमें जो है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जो होते हैं वो उनके मेंबर्स होते हैं। इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो राज्य के वेटलैंड्स हैं उनको लंबे समय के लिए कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में जो है वो नीति निर्धारित करना, उनके बारे में कानून बनाना, उनके बारे में एक गाइडलाइंस देना, ये सारा जो है वो प्राधिकरण का जो है वो उद्देश्य होता है। और इस प्राधिकरण का गठन 2018 में किया गया था और उसके बाद प्रत्येक वर्ष हम लोग जो है वो 2 बैठकें करना अनिवार्य रहता है। तो प्राधिकरण की बैठकें होती हैं, उसके बारे में जो है विभिन्न जो हमारे वेटलैंड्स अवेलेबल हैं उन वेटलैंड्स के बारे में हमारी क्या पॉलिसी रहेगी उस पर विचार किया जाता है और नीति निर्देशक जो है वो गाइडलाइंस जो है वो निर्धारित की जाती हैं। अच्छा, अभी तक जहाँ तक क्या काम वेटलैंड अथॉरिटी के अंतर्गत किए गए हैं, हम लोगों ने मेजर जो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है उसके माध्यम से जो मेजर वेटलैंड्स हैं उनको चिन्हित किया हुआ है। उनके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं, किस जगह अवेलेबल हैं, उनकी लोकेशंस क्या हैं। और फर्स्ट फेज़ में हम लोग जो है वो जो 100 हेक्टेयर से बड़े वेटलैंड्स हैं उन पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने करीब 70 वेटलैंड्स का जो है हेल्थ कार्ड तैयार कर लिया है। हेल्थ कार्ड बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लोग वेटलैंड के हाइड्रोलॉजी के हिसाब से, उसमें पाई जाने वाली इकोलॉजी के हिसाब से या वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसको देखते हुए, उसके इकोलॉजी को देखते हुए बेसिकली उसका निर्धारण करते हैं कि वो किस वेटलैंड की क्वालिटी क्या है और उस क्वालिटी के आधार पर डिफरेंट पैरामीटर्स के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है कि ये एक बहुत अच्छे वेटलैंड के तौर पर है, ये अच्छा वेटलैंड है या ख़राब वेटलैंड है। और उसी के आधार पर जो उसका क्राइटेरिया हेल्थ कार्ड बनता है उसके आधार पर फिर उसका मैनेजमेंट के लिए जो है वो प्लानिंग की जाती है, मैनेजमेंट के लिए क्या दिशा को निर्धारित की जाती है, तो उसके हिसाब से फिर उसका मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। उस मैनेजमेंट प्लान के आधार पर उसका फिर मैनेजमेंट किया जाता है। जी, तो आपने कहा कि जो 100 हेक्टेयर से बड़ी जो आर्द्र भूमि है उसका चयन किया गया है, उसका हेल्थ कार्ड बनाया गया है ताकि जो सही तरीके हैं, जो सही स्टेप्स हैं इनके संरक्षण के लिए और इनके मैनेजमेंट के लिए वो किया जा सके। बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। अगर मैं आर्द्र भूमि की भी बात करूं और अब मैं रुख करूंगी वनों की ओर, जंगल की ओर। आप आईएफएस सेवा से हैं, आप आईएफएस अधिकारी हैं और लगातार इस सेवा में अपना कार्य कर रहे हैं। फ़िलहाल जो भूमिका है आपकी वो क्या है और किन कार्यों का संपादन कर रहे हैं? वन विभाग को यदि देखा जाएगा तो बेसिकली हमारा मैंडेट जो है वो जो हमारे अधिसूचित वन क्षेत्र हैं उनका प्रोटेक्शन करना, उनका बचाव करना, उनको अतिक्रमण से बचाना, उनकी सुरक्षा में बचाना, साथ ही साथ जो वन्य प्राणी हैं उनको जो है वो प्रोटेक्शन देना, उनका बचाव करना। और अगर किसी तरह की मैन एनिमल की कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं होती हैं तो उन मैन एनिमल की घटनाओं को जो है वो कम करना या अगर घटना हो गई है तो उसको हैंडल करना जो है वो विभाग का दायित्व है। वन क्षेत्रों को अतिक्रमण से बचाना, फायर से बचाना, यह भी जो है वो विभाग का काम है। और वेटलैंड्स का मैनेजमेंट प्लस जंगल के बाहर वृक्षारोपण करना, ये सभी जो है वो विभाग का कार्य है। और विभाग की विभिन्न संभाग जो हैं वो अपने इन कार्यों को निष्पादित कर रहे हैं। जी, आपने कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि वनों में जो आग लग जाती है उसके पर रोकथाम करना भी आपके कार्यों में आता है।
जैसे जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है तो वनों में आग लगने की संभावना आने वाले मौसम में ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो वन है, बिहार में जो वन है, वहाँ क्या स्थिति है और किस तरह से आप इसका समायोजन कर रहे हैं? बिहार राज्य में देखेंगे तो हमारे पास मुख्यतः दो तरह के वन हैं। एक जो जिसको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं, जो पर्णपाती वन होते हैं, और मिश्रित वन होते हैं, यानी मिक्स फॉरेस्ट होते हैं। इन दोनों ही वन क्षेत्रों की विशेषता यह होती है कि ये जैसे ही बसंत काल आता है, इनकी पत्तियां जो हैं वो गिरती हैं और वो सूखी पत्तियां जो हैं वो नीचे जंगल में के सरफेस पर जो है एकत्रित हो जाती हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, हवा चलती है, तो इन वन क्षेत्रों में जो है आग लगने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। एक नेचुरल कंबस्टेबल मटेरियल जो है वो फॉरेस्ट बेड पर अवेलेबल रहता है, जिसमें किसी तरह की कोई भी चिंगारी देने पर जो है वो आग का रूप ले लेती है और जंगल में जो है आग लग जाती है। जी। ये आग की घटनाएं जो हैं वो 15 फरवरी से शुरू हो जाती हैं और करीब अप्रैल के फर्स्ट सेकेंड वीक तक चलती हैं। अपने दर्शकों के लिए एक सवाल और जानना चाहूँगी कि जो आग लगते हैं, क्योंकि वनों में जो वातावरण है वो उसमें अग्नि बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है, सबसे पहली बात तो ये। तो क्या मुख्य कारण होते हैं? एक तो आपने कहा कि गर्मी बढ़ती है, उसके कारण भी इसकी संभावना बढ़ती है, और क्या मुख्य कारण है जिसके तहत वनों में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है? हमारे यहाँ जो वन क्षेत्रों में आग लगती है उसके जो भी ज़्यादातर कारण हैं वो मानव जनित कारण ही हैं। प्राकृतिक कारणों से जंगल में आग नहीं लगती है। जो भी कारण रहते हैं, या तो सिगरेट पीने के कारण, उसकी कोई चिंगारी छोड़ देने के कारण वो घटनाएं होती हैं, या कभी कभी जो है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कलेक्शन के लिए जो है स्थानीय लोगों द्वारा जो है घास में आग लगा दी जाती है। जो घास जो है बेसिकली वो दूसरे क्षेत्र में बढ़ जाती है और उसके कारण जो है जंगल क्षेत्रों में आग लगती है। तो जो भी कारण रहते हैं वो मानव जनित कारणों से आग लगती है, प्राकृतिक कारणों से आग नहीं लगती है। आपने कहा कि मानव जनित कारण होते हैं, जैसे अगर किसी ने गलती से भी कोई छोटी सी भी चिंगारी अगर रह गई तो वो धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेती है। अगर मैं वन विभाग की बात करूं तो किस तरह से आप अलर्ट रहते हैं कि ये चीज़ें ना हो और वन में कि हम सही तरीके से सुरक्षा कर सकें? क्या तैयारियां करते हैं आप इस क्षेत्र में? जैसे आप सहमति होंगे कि जो जंगल का क्षेत्र होता है वो दुरूह क्षेत्र होता है, दूर का क्षेत्र होता है, वहाँ पर बहुत आसानी से पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता है। तो आग बुझाना भी जो है उतना ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। इसके लिए जो है वो पहले से तैयारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बशर्ते कि जब आग लग गई है उसके बाद हम लोग काम करें। हम प्रिवेंशन कह सकते हैं। जी, और हमारा जो कार्य रहता है वो प्रिवेंशन के लिए ही रहता है। इसके लिए मेनली हम लोग जो करते हैं, जो फायर लाइन्स की कटाई की जाती है, तो जब फायर सीजन शुरू होता है उसके पहले ही हम लोग जंगल क्षेत्रों को जो है वो फायर लाइन्स के माध्यम से जो है डिफरेंट सेक्शंस में बांट देते हैं। ये फायर लाइन्स बेसिकली होती हैं कि इसमें हम लोग जो नीचे फॉरेस्ट के बेड पर जो कंबस्टेबल मटेरियल पड़ा होता है, पत्तियां होती हैं या जो वनस्पतियां होती हैं, उन सभी को काट करके क्लियर कर देते हैं, ताकि यदि जंगल के किसी एक क्षेत्र में आग लगती है तो वो आग जो है वो दूसरे क्षेत्र में ना लगे और वहाँ आकर के जो आग रुक जाए। अच्छा। तो इसके लिए जो है इन फायर लाइन्स की कटिंग जो है वो की जाती है। जो हमारे जंगल क्षेत्र में नेचुरल फॉरेस्ट ये हैं, पाथ हैं, वनपथ हैं, वो भी जो है फायर लाइन्स का काम करती हैं। तो फायर लाइन्स आने के पहले उनमें से भी जो है जितने भी पत्तियां हैं या सूखा कंबस्टेबल मटेरियल है उसको हटा दिया जाता है, ताकि किसी अगर एक क्षेत्र में आग लगे तो वो दूसरे क्षेत्र में ना फैले। जहाँ तक फायर को रोकने की बात है, तो यदि किसी तरह की कोई घटना हो जाती है, फायर लग जाती है, तो उसको बुझाने के लिए हम लोग स्थानीय तौर पर जो है वो फायर वॉचर्स का चयन करते हैं। ये फायर वॉचर्स जो है वो जो स्थानीय कम्युनिटी रहती है, ग्रामीण रहते हैं, उन्हीं में से हम लोग चयन करते हैं और उनको इस फायर सीजन के दौरान जो है वो हम लोग इंगेज करते हैं। ये फायर वॉचर्स जो है वो लगातार जंगल में घूमते रहते हैं और यदि किसी तरह की फायर की कोई घटना आती है तो उसकी सूचना देते हैं और फायर बचाने में स्थानीय व्यक्तियों के, स्थानीय ग्रामीणों के माध्यम से जो है फायर बचाने में जो है वो सहयोग प्रदान करते हैं। जहाँ तक मॉनिटरिंग की बात है, इस फायर लाइन को मॉनिटर भी जो है हम लोग कंटिन्यूसली करते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जो कंटिन्यूसली जो है सैटेलाइट के माध्यम से जंगल क्षेत्र में कहाँ कहाँ फायर लगी हुई है इसकी सूचना जो है वो
डिपार्टमेंट को प्राप्त होती है। अच्छा। हमारे जो भी फील्ड ऑफिसर्स हैं, जहाँ जंगल में आग लगी होती है, जो सैटेलाइट के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिलती है कि इस जंगल के इस अक्षांतर देशांतर पर आग लगी हुई है, यह मोबाइल के सूचना जो है मोबाइल के माध्यम से हमारे क्षेत्रीय कर्मियों को मिल जाती है। अच्छा। हमारा क्षेत्रीय कर्मी जो है वो जंगल में उस कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचते हैं और वहाँ पर जो है लगी हुई आग को बुझाते हैं और उसके बाद में फिर रिपोर्ट करते हैं कि आग को बुझा लिया गया है या नहीं बुझा लिया गया है। अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वो FSI को उसका स्टेटस देते हैं कि जहाँ आग बताई गई थी उस आग को जो है वो बुझा लिया गया है। तो एक सैटेलाइट के माध्यम से भी जो है मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है वो डेवलप किया हुआ है, जो लगातार वन क्षेत्रों में हो रही अग्नि पर जो है वो नज़र रखता है और हमारा फील्ड स्टाफ जो है वो हमेशा मुस्तैद रहता है। जहाँ कहीं भी हमको सूचना प्राप्त होती है कि यहाँ पर आग लगी हुई है, हमारा फील्ड स्टाफ वहाँ पर जाकर के जो है आग को बुझाता है, बुझाने की कोशिश करता है। जैसे कि आपने बताया कि आपने फायर लाइन के बारे में भी जिक्र किया, जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अगर कहीं गलती से आग लग भी गई तो वो एक सीमा तक ही रुक जाए और आगे उसका बढ़ाव बिल्कुल ना हो। और आपने टेक्नोलॉजी के भी यूज़ के बारे में भी कहा कि आप का जो वन विभाग है वो पूरी तरह ये अलर्ट रहता है कि अगर कहीं आग लगी है तो उस पर तुरंत काबू पाया जा सके। और आपने कहा कि फायर वॉचर भी काम करते हैं इस दिशा में, तो पूरी तरह से इस पर ध्यान रखता है वन विभाग कि किस तरीके से जो हमारे वन हैं उनको अग्नि से बचाया जा सके। यहाँ थोड़ी भूमिका आम जनता की भी आती है, क्योंकि जो आसपास के क्षेत्र के लोग रहते हैं उनका जुड़ाव भी होता है वन से और उनका आना जाना भी होता है वन से। तो वहाँ किस तरह से जागरूकता फैलाने का काम आप करते हैं, क्योंकि उन्हें अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी भी होता है। क्या कर रहा है वन विभाग इसके लिए? हम लोग प्रचार प्रसार का कार्यक्रम तो करते ही हैं। जैसे अभी फायर सीज़न शुरू होगा तो हम लोग स्थानीय लोगों के बीच में जो है जंगल में आग न लगाने की सूचनाएं जो हैं वो लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचारित भी कराते हैं कि जंगल में आग ना लगाएं, चिंगारी ना फेंकें। इस तरह की सूचनाएं जो हैं वो आसपास के जंगल क्षेत्रों में हम लोग प्रसारित करते हैं। और ये तो आप मानेंगे कि जो भी जंगल में यदि किस तरह की कोई घटनाएं होती है आग की, तो उसको बिना कम्युनिटी के सहयोग के बुझा पाना संभव नहीं है, क्योंकि जंगल में जब आग लगती है तो उसका जो एक्सटेंट होता है, उसका जो फैलाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी जो तीव्रता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और चूँकि ये बहुत दूर क्षेत्र में लगती है जहाँ पहुँच पाना संभव नहीं होता है, तो बिना स्थानीय समूहों के, बिना स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग के इस आग को बुझा पाना संभव नहीं है। क्योंकि हम लोग फायर टेंडर ले जा करके आग को नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी आग लगी होगी वहाँ पर हमारा जो है वो पानी पहुँचाना या फायर इंजन ले जाना वहाँ तक संभव नहीं होता है। तो स्थानीय लोगों के माध्यम से ही लोगों को इकट्ठा करके यदि जंगल में कहीं आग लगी है तो उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हमारे पास पोर्टेबल ब्लोअर्स रहते हैं जो हम लोग स्थानीय ग्रामीणों को उपलब्ध कराते हैं, जो जंगल में यदि आग लगी रहती है तो इस तरह के छोटे पोर्टेबल इक्विपमेंट को ले जा करके जो है वो आग को बुझाते हैं। लेकिन आग को बुझा पाना जो है बिना स्थानीय ग्रामीणों के संभव नहीं है। जी, और इसमें आप सहयोग लेते हैं, जो स्थानीय ग्रामीण हैं उन्हें अलर्ट भी करते हैं और बाकायदा उनका सहयोग भी लेते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है। वन विभाग इसके लिए कार्यरत है, पर ये पूरी वन संपदा हम सब की है, जो मूल बात है। मैं वनों के बारे में जब हम जिक्र कर रहे हैं तो जो वन्य प्राणी हैं उनका भी जिक्र बहुत अहम हो जाता है। जो वन्य प्राणी हैं अगर वो अपने खुले वातावरण में विचरते हैं, घूमते फिरते हैं, तो वो अच्छा लगता है उनके लिए भी और हमें भी अच्छा लगता है जब हम उन्हें देखते हैं इस तरह से विचरते हुए। तो वन्य प्राणी संरक्षण के लिए वन विभाग क्या विशेष कार्य करता है? राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया था कि जहाँ भी हमारे प्राकृतिक वन क्षेत्र हैं उन प्राकृतिक वन क्षेत्रों को जो है वो ज़्यादातर हमारा जो 50% एरिया है वो पहले से ही जो है वो वन्य प्राणी आश्रयों के रूप में या नेशनल पार्क के रूप में जो है अधिसूचित है। अच्छा। तो जैसे बिहार राज्य में आप देखेंगे तो हमारे पास जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो बेसिकली एक नेशनल पार्क के रूप में जो है अधिसूचित है। इसके अलावा बिहार राज्य में जो है वो 13 वन्य प्राणी आश्रयनियाँ हैं। अच्छा। इनको बेसिकली एक लीगल स्टेटस दिया गया है वन्य प्राणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का, और इनका प्रमुख उद्देश्य जो है वो फिर हो जाता है कि वन्य प्राणी के दृष्टिकोण से इन एरिया का मैनेजमेंट किया जाए। तो जैसे हमारे पास वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, हमारे पास जो है वो भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हमारे पास कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अलावा हमारे पास 5 पक्षी आश्रयनियाँ हैं, बर्ड सेंचुरीज़ हैं। इन सभी सेंचुरीज़ का मैनेजमेंट जो है वो वन्य प्राणियों को बचाना, उनको कंजर्व करना और लॉन्ग टर्म में इन आश्रयनी क्षेत्रों का ऐसे मैनेजमेंट करना कि उनमें
वन्य प्राणियों का विकास हो सके, उनका जो अधिवास है, उनका जो हैबिटेट है, वो उन वन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से जो है वो डेवलप किया जा सके। तो हमारे पास अभी इन 13 सेंचुरियों को हम लोग उस दृष्टिकोण से जो है वो मैनेज करते हैं। अच्छा। और बिहार राज्य में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास टाइगर है, हमारे पास लेपर्ड है, हमारे पास बियर हैं, उसके अलावा बहुत सारी जो है हर्बीवोर्स की प्रजातियां हैं, जैसे चीतल है, सांभर है, गौर है, ये सारे हैं। हमारे पास अभी राइनो भी है। अच्छा। तो वन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से भी जो है वो राज्य समृद्ध है। और जो टोटल स्टेट का जो 50% है वो करीब करीब जो है वो वन्य प्राणी आश्रणी के तौर पर जो है वो नोटिफाइड किया जा चुका है। कभी कभी क्या होता है, हालांकि आपने कहा कि वन्य प्राणी के लिहाज से देखें तो हमारा जो स्टेट है वो बहुत समृद्ध है, कई सारे वन्य प्राणियों के बारे में आपने बताया भी। कभी कभी जो आम जनता है वो गलत उद्देश्य के साथ भी प्रवेश करती हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। जैसे अगर मैं वन्य प्राणियों के तस्करी की भी बात करूं या बिना किसी परमिशन के प्रवेश की बात करूं, तो इसकी रोकथाम के लिए और क्या करते हैं आप और किस तरह से कार्य कर रहे हैं? जहाँ तक वन क्षेत्रों में वन्य प्राणी दृष्टिकोण से उनको मैनेज करने की बात है, तो अभी बिहार राज्य में पिछले 2 साल में जो है वो वन विभाग में एक बड़े स्तर पर नियुक्तियां हुई हैं। अच्छा। जो फील्ड स्टाफ की शॉर्टेज हमारे पास हो गई थी, उस शॉर्टेज की जो है वो भरपाई कर ली गई है। और अभी हम लोग करीब करीब जो है वो 50% जो है वो फॉरेस्ट फोर्स के साथ जो है वो फील्ड में काम कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारे पास नए गार्ड, नए फॉरेस्टर्स जो है वो आ गए हैं, जिनको अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो है वो पदस्थापित कर दिया गया है। अभी वर्तमान में एक गार्ड के पास करीब करीब 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रहता है। अच्छा। जिसमें वो नियमित रूप से जो है वो उस क्षेत्र में भ्रमण करता है। और अगर किसी तरह की कोई वन्य प्राणी से जुड़ी घटना या वन अग्नि से जुड़ी कोई घटना होती है तो उसको जो है वो उच्च अधिकारियों को जो है वो रिपोर्ट करता है। तो एक सिस्टम हमारे पास है कंटिन्यूअस विजिलेंस का, कि जो कि अगर इस तरह की कोई वन्य प्राणियों के पोचिंग से रिलेटेड या उनके शिकार से रिलेटेड कोई घटना ना हो पाए। उसके अलावा जो हमारा नेपाल से लगने वाला सीमा है वन क्षेत्रों का, उसमें जो है SSB तैनात है, जो एक हथियारबंद फोर्स है, जो हमको किसी तरह की इंटरनेशनल तस्करी से जो है वो बचाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हैं। यदि किसी तरह की कोई घटना वन्य प्राणियों के बाहर निकलने के कारण होती है तो विभाग उसके लिए भी जो है वो पूरी तरह से तत्पर है। इस तरह की घटनाएं फ्रीक्वेंटली होती हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जंगल का जो है उनका अधिवास जो है वो सिकुड़ रहा है, खेती का एरिया जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो जो वन्य प्राणी जो है वो जंगल के क्षेत्रों से आकर के जो है वो बाहर आते हैं। तो हमारे यहाँ जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं होती हैं वो मेनली टाइगर के द्वारा होती हैं। अच्छा। लेपर्ड के द्वारा होती हैं, राइनो के द्वारा भी होती हैं, और कभी कभी जो है वो गौर जो है वो जंगल से आकर के खेती को नुकसान पहुंचाते हैं या मानव को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अलावा चूँकि हमारा बॉर्डर जो है वो नेपाल की सीमा से मिलता है और इधर जो है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से मिलता है, जो बेसिकली हाथियों का एक नेचुरल हैबिटेट है। तो नेपाल से भी जो है वो बिहार में एक कॉरिडोर के माध्यम से जो है वो हाथी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, और उस दौरान जो है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं हाथियों के द्वारा भी जो है होती है। तो विभाग लेकिन उस पर लगातार नज़र बनाए रखता है। और जहाँ तक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने की बात है, विभाग ने जो है अभी ये कर दिया है कि यदि किसी तरह की कोई घटना वन्य प्राणी के द्वारा जो है वो किसी मानव को होती है तो उसमें मुआवजे का प्रावधान है। यदि किसी मृत्यु होती है तो हम लोग 5 लाख तक का मुआवजा जो है वो प्रभावित परिवार को उपलब्ध कराते हैं। उसके अलावा यदि गहरी चोट लगती है तो उसके लिए भी जो है वो करीब 66,000 रुपया जो है वो कंपनसेशन के माध्यम से या क्षति सहाय राशि के रूप में जो है वो प्रभावित परिवार को दिया जाता है। फसल बर्बादी के लिए भी जो है इसी तरह के प्रावधान है कि पर हेक्टेयर इतनी लॉस होने पर जो है वो फसल क्षति का मुआवजा भी जो है वो संभावित किसान को जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय ये लिया था कि चूँकि सभी जगह हमारे यहाँ जो फसल बर्बादी की घटनाएं मेनली होती हैं वो नीलगाय और जंगली सूअर के द्वारा होती हैं।
तो विभाग में शुरू में इन पर नियंत्रण पाने के लिए ये सारा शक्तियाँ जो हैं वो वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास थी कि वो निश्चित करते थे कि यदि कहीं पर ये घटनाएं जो इस लेवल तक बढ़ गई हैं कि फसल क्षति की बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, उस क्षेत्र में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी जो है निर्णय लेते थे और उन नील गायों को या जंगली सुअरों को मारने का निर्णय लिया जाता था। राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि इसमें उन्होंने राज्य सरकार ने ये सारी शक्तियाँ जो हैं अब मुखियाओं को डेलीगेट कर दी हैं। यानी अभी अगर यदि किसी पंचायत में यदि ये लगता है कि नील गाय के द्वारा या जंगली सुअरों के द्वारा जो है फसल क्षति की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, तो स्थानीय किसानों से आवेदन प्राप्त करके मुखिया ये निर्धारित कर सकते हैं कि उनको नील गायों को मारने का निर्णय लिया जाएगा फेज्ड मैनर में। आपने सर में विस्तार से बताया कि किस तरह से अगर कोई एनिमल और मैन कन्फ्लिक्ट होता है या समस्या आती है तो वन विभाग किस तरह से जो सहायता है वो मुहैया कराता है या जो राशि है वो देता है। कभी कभी आम जनता के द्वारा भी वन संपदा को नुकसान पहुंचा दिया जाता है, या कह लीजिए कि वो समझ नहीं आती है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। और ऐसे सिचुएशन में क्या सज़ा का क्या प्रावधान है, क्योंकि यहाँ रोकथाम की भी ज़रूरत है, इसलिए मैंने पूछा। मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। आम जन द्वारा जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, जो भी नुकसान पहुंचाया जाता है वो अपराधियों या ऑफेंस जो अपराधी तत्व हैं उनके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो यहाँ इसमें कोई शक नहीं है कि वनों से जुड़ी कुछ कुछ अपराध जो हैं वो घटनाएं होती हैं और विभाग उस पर लगातार सतत नियंत्रण बनाए रखता है। जहाँ तक लीगल सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे पास राज्य सरकार ने जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसको संशोधित किया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न जो है वो उस बिहार अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में किए गए हैं। राज्य में फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ कोई भी ऑफेंस जो है अब नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब उसके लिए जो है आपको बेल नहीं मिलता है, बेल नहीं मिलती है और सीधे जो है वो अगर कोई व्यक्ति उस तरह के अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है वो होता है। उसी तरह से जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत भी जो किसी तरह का कोई अपराध जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वहाँ भी जो है वो बेल नहीं हो सकती है। तो एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस जो है वो इन प्लेस हैं जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से जुड़े ऑफेंसेस को कंट्रोल करने में जो है वो विभाग को मदद करते हैं। जी, इस तरह से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये अपराध हैं कहीं ना कहीं सिर्फ वन संपदा को ही नहीं नुकसान पहुंचाते हैं, हम सभी के लिए ही ये नुकसानदेह हैं और यहाँ ध्यान रखना बेहद अहम है। वन संपदा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये हम सब जानते हैं। वन विभाग क्या जंगलों की सीमा बढ़ाने के लिए भी कोई कार्य कर रहा है? जो वर्तमान जंगल हैं हमारे पास वो हैं, पर धीरे धीरे हम मानव भी, जैसे मैंने की शुरुआत में ही कहा कि शहर जंगल के नज़दीक आता जा रहा है, क्या उसकी सीमा बढ़ाने के लिए भी हम कुछ कर रहे हैं? ये तो विभाग का प्राथमिक उद्देश्य है। राज्य में जो है वो वन क्षेत्र बढ़े, हरितावरण बढ़े, विभाग का ये उद्देश्य है, मैंडेट है और विभाग लगातार इस पर कार्य कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है वो विभाग को टारगेट दिया है कि 17% का जो हरितावरण है उसको जो है वो प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और विभाग लगातार उस दिशा में जो है कार्य कर रहा है। झारखंड राज्य से बंटवारे के बाद चूँकि जो प्राकृतिक रूप से जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादातर जो है वो झारखंड में चला गया था और हमारे पास जो है वो फ्रिंज फॉरेस्ट ही जो है वो बचा था, जिसके कारण जो है प्राकृतिक जंगल में जो है वो कमी आ गई थी। और उसके बाद से, बंटवारे के बाद से विभाग ने जो है वो लगातार प्रयास किए हैं कि वन क्षेत्रों में जो है वो लगातार वृद्धि होती रहे। और आपको जानकर के ये खुशी होगी कि जो हम लोगों ने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से ये कराया है, सर्वेक्षण कराया है सैटेलाइट के माध्यम से, उसमें जो है वह हरितावरण में जो है वो वृद्धि हुई है। हम लोग अभी लगभग 15% के आसपास जो है वो हरित आवरण पहुंच गए। इस हरित आवरण में हमारा जंगल क्षेत्र भी शामिल है। इसके अलावा जो जंगल क्षेत्र के बाहर किसानों के लोग ने जो अपनी एग्रो फॉरेस्ट्री के फॉर्म में जो पेड़ लगाए हैं उसका हरित आवरण भी जो है उसमें शामिल है। तो विभाग लगातार उस दिशा में चल रहा है। जो हमारा एक बहुत राज्य सरकार का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जल जीवन हरियाली कार्यक्रम मिशन, उस जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत भी जो है विभाग को बड़े स्तर पर जो है वो
वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने के टारगेट्स दिए हैं और साथ ही साथ जो है एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए जो है वो टारगेट दिए गए हैं। तो पिछले साल जैसे हम लोग अगर कृषि रोड मैप की बात करें तो इस वित्तीय वर्ष में करीब करीब 4 करोड़ पौधे जो हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें स्थानीय किसानों के माध्यम से, जीविका समूहों के माध्यम से, विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेज और विभिन्न विभागों के माध्यम से जो है ये वृक्षारोपण काम किए गए हैं। तो विभाग लगातार काम कर रहा है हरित आवरण को बढ़ाने की दिशा में और एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से लोगों को उसमें शामिल करते हुए वृक्षारोपण के जो भी हमारे हरित आवरण को बढ़ाना है उसके लक्ष्य को विभाग लगातार प्राप्त करने के लिए सतत है। जी, आपने जिक्र किया 2 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जल जीवन हरियाली और एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में आपने बताया जो इस क्षेत्र में वन विभाग के महत्वपूर्ण कदम हैं। कोई और ऐसा कार्यक्रम जो प्लानिंग में है और फ्यूचर में हम देख सकते हैं इस क्षेत्र में, उसके बारे में बताना चाहेंगे? ये तो वृक्षारोपण की योजनाएं हुई जो वृक्षारोपण या हरित आवरण को बढ़ाने में विभाग क्या काम कर रहा है। जी बिल्कुल। उसके अलावा यदि आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज के दृष्टिकोण से तो प्रत्येक राज्य को एक मैंडेट दिया गया था कि प्रत्येक राज्य जो है अपना एक स्टेट एक्शन प्लान तैयार करे क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो बिहार राज्य ने अभी वो ड्राफ्ट फॉर्म में जो है वो अपना स्टेट का क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और उसको डिफरेंट विभागों के कंसल्टेशन के पश्चात जो है वो फाइनल स्वरूप दिया जाएगा। तो ये बिहार का स्टेट प्लान जो है हम लोग तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा वेटलैंड्स को जैसे मैनेज करने के लिए जो है हम लोग काम कर रहे हैं, उनके इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान हम लोग बनाने की दिशा में कार्यरत हैं। बिहार राज्य में एक वेटलैंड को हम लोग जो है वो रामसर साइट घोषित करा चुके हैं और 5 अन्य वेटलैंड्स को जो है वो रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव जो है राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजा गया है। तो निकट भविष्य में रामसर साइट की संख्या भी जो है बिहार राज्य में बढ़ जाएगी, तो उसके प्रस्ताव भी जो है वो पाइपलाइन में है। उसके अलावा जहाँ तक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की बात है, हम लोग जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का है उसका टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो है रिवाइज कर रहे हैं और वो टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो है अगले साल का 10 साल का एक डॉक्यूमेंट होता है कि उस नेशनल पार्क को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो उसके अगले साल 10 साल की योजना टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो है वो हम लोग तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के भी जो मैनेजमेंट प्लान्स हैं हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं ताकि अगले 10 सालों में इनको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, इनका कैसे जो है मैनेजमेंट होगा, उसके दिशा में जो है एक सार्थक पहल की जा सके। जी, आपने जैसे बताया कि हर क्षेत्र में वन विभाग कार्य कर रहा है, बहुत प्लानिंग के साथ कार्य कर रहा है कि ये जो सुखद आवरण है, हरा आवरण है, वो हमारी धरा पर बना रहे। अगर कोई इस सेवा को ज्वाइन करना चाहता है तो किन मुख्य पदों पर ज्वाइन कर सकता है? थोड़ी जानकारी संक्षेप में। विभाग के एक हायरार्की अगर आपको बताएं तो विभाग में जो रिक्रूटमेंट होता है एक शीर्ष स्तर पर तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के माध्यम से जो है वो रिक्रूटमेंट होता है, जिसमें बेसिकली यूपीएससी के माध्यम से जो है परीक्षा आयोजित की जाती है। उसमें कोई भी जो साइंस ग्रेजुएट या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है वो जा सकता है, अप्लाई कर सकते हैं और जो उसकी चयन की प्रक्रिया है उसके द्वारा जो है वो विभाग में जो है वो सेवा दे सकता है। उसके अलावा स्टेट में जो है वो बिहार फॉरेस्ट सर्विस है जो बेसिकली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो उसकी परीक्षा आयोजित करता है, जिसके माध्यम से जो है वो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लेवल पर जो है वो सीधी नियुक्ति जो है होती है। इसमें भी जो है वो ग्रेजुएट साइंस ग्रेजुएट जो है वो ये तो मुख्य पद हो गए और इसके अलावा अगर नीचे देखेंगे तो वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के लेवल पर जो है रिक्रूटमेंट होता है। अभी वर्तमान में भी कुछ नए वनों के क्षेत्र पदाधिकारी शामिल रहे, वनपाल और वनरक्षी के लेवल पर भी जो है। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे पद हैं जिस पर अगर हम चाहें तो वन से विभाग में सेवा दे सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज के कार्यक्रम में सर आपने हमें दी। इन सभी के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और डीडी बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद सर। दर्शकों, आज हमने बातचीत की वन विभाग के बारे में, बहुत कुछ जानकारियां हासिल की, पर अगर सोचिएगा ना तो ये जो हमारे वन है वो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी जो रचना की है प्रकृति ने और जिस उद्देश्य के साथ रचना की है
उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है और उसमें हम सभी अपना कर्तव्य ज़रूर अदा करें, अपनी भूमिका ज़रूर अदा करें। और कुछ भूमिका आपकी हमारे इस कार्यक्रम के लिए है और वो है कि आप हमें ख़त लिखें, आप हमें ईमेल भेजें और बताएं हमें क्या देखना चाहते हैं आप ख़ास बिहार बिहान में। तो इसके लिए नोट करिए हमारा पता है कार्यक्रम निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा email ID है director ddk patna@gmail.com।